नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी दौरे की। जर्मनी दौरे पर प्रधानमंत्री का स्वागत इंद्रधनुष के साथ साथ सभी अधिकारियों ने किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रविवार सुबह जर्मनी के शहर म्यूनिख पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का स्वागत प्रकृति ने भी किया। उन्होंने म्यूनिख पहुंचने पर वहां आसमान में इंद्रधनुष देखा गया, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के जर्मनी पहुंचने पर बवेरियन बैंड से उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के लोगों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। कुछ बच्चों ने उन्हें तिरंगा की पेंटिंग दिखाई, जिस पर पीएम मोदी ने अपने ऑटोग्राफ भी दिए। बता दें कि पीएम मोदी ने जर्मनी के दौरे के दौरान जी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शक्तिशाली समूह और उसके सहयोगी देशों के नेताओं के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ के नियंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के समूह में G7 के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। G7 नेताओं के यूक्रेन संकट पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, जिस पे वैश्विक खाद्य ऊर्जा संकट और बढ़ावा देने के अलावा भू राजनीतिक उथल पथल को भी जन्म दिया गया है। द्विपक्षीय बैठकों के संबोधित पीएम मोदी करेंगे, जिसमें पीएम मोदी ने अपनी यात्रा से पहले एक बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान वे पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, तो वहीं आतंकवाद का मुकाबला जैसे लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे सामायिक मुद्दों पर G7 काउंटिंग की G7 भागीदारी देशों और अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेशी सचिव विनय मोहन ने शुक्रवार को कहा कि मोदी G7 शिखर सम्मेलन के इत्र G7 के नेताओं और अतिथि देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक पर चर्चा करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के मेजबान जर्मनी ने भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका को शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वह पूरे यूरोप के भारतवंशी समुदाय के सदस्यों से मिलने के लिए उत्सुक हैं, जो कि अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ यूरोपीय देशों में भारत के संबंधों को मजबूत बनाने में बहुत योगदान दे रहे हैं। जर्मनी में पीएम मोदी ने 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे और खाड़ी देशों के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहायान के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। पिछले कई सालों से बीमार से जूझने के बाद 13 मई को शेख खलीफा का निधन हो गया था, जिसके बाद वे UAE जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग पक्षी के अटकने से कराई गई। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में पक्षी अटक गया था, टकरा गया था, जिसके बाद इस घटना के बाद उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर से पक्षी टकराने की घटना सामने आई। इसके बाद सीएम के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक इसके बाद सीएम सड़क मार्ग से सुल्तानपुर गए। योगी पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी गए थे। पुलिस लाइन में उनके हेलीकॉप्टर ने सुल्तानपुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन पक्षी के टकराने के बाद पुलिस लाइन में ही उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच
की जा रही है। तो वहीं वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के यहां से उड़ान भरते ही कोई पक्षी उससे टकरा गया था, जिससे हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अब राजकीय विमान से लखनऊ रवाना होंगे, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सीएम कार से सर्किट हाउस पहुंचे। यहां से वह सड़क मार्ग से सुल्तानपुर गए। शनिवार को सीएम लखनऊ के स्पेशल चॉपर से अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे और शाम को उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक भी की। सीएम की यहां पर तमाम विकास योजनाओं का जायजा लेने की भी योजना बनी थी। वाराणसी में पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले योगी तमाम योजनाओं की प्रगति देखने के लिए यहां आए थे, जिसको लेकर उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो बुलेटिन में बात करेंगे अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में तीस्ता सितलवाड़ को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उनके साथ साथ पूर्व अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया। गुजरात दंगा मामले में झूठी जानकारी देने के आरोप में शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ समेत 2 पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अहमदाबाद शहर की पुलिस अपराध शाखा के इंस्पेक्टर दर्शन सिंह बी बराड़ की शिकायत पर तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद गुजरात एटीएस ने मुंबई में जुहू पहुंचकर तीस्ता सितलवाड़ को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार को अरेस्ट किया। अब दोनों को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने जाकिया जाफरी के जरिए कोर्ट में कई याचिकाएं लगाईं और एसआईटी की प्रमुख और दूसरे आयोग को गलत जानकारियां दी। तीस्ता के स्टाफ ने जांच टीम का रास्ता रोका। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस की 2 टीमें मुंबई पहुंची, जहां एक टीम पुलिस स्टेशन गई तो दूसरी टीम मुंबई पुलिस के साथ तीस्ता सितलवाड़ के जुहू स्थित घर पहुंची। इसके बाद टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर थाने पहुंच गई, जहां जानकारी के मुताबिक जब तीस्ता को टीम ने जीप में बैठाने की कोशिश की तो उसके ऑफिस में कर्मचारियों और समर्थकों की जांच टीम से बहस हुई, जिसमें उन्होंने तीस्ता को जीप से ले जाने के लिए रोकने की कोशिश भी की गई। मुंबई पुलिस ने गुजरात पुलिस को दिए गए सभी दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद एटीएस उन्हें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ऑफिस लेकर पहुंच गई। वहीं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार को गिरफ्तार किया। गुजरात दंगा मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मुख्यमंत्री की मीटिंग में शामिल होने के दावेदारों के बयान मामलों को राजनीतिक रूप से सनसनी पैदा करने वाले थे। दरअसल संजीव भट्ट, हीरेन पांड्या और आरबी श्रीकुमार ने एसआईटी के सामने बयान दिया था, जो कि निराधार और झूठे साबित हुए थे, क्योंकि जांच में पता चला कि यह लोग तो लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए थे। आईपीसी की इन 6 धाराओं के में ये केस दर्ज किया गया, जिसमें धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी करना था, जिसके बाद जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करना था। उसी में तीसरी धारा में दोषी साबित करने के इरादों में झूठे सबूत पेश करना था और चौथी धारा में अपराधी को शरण देना था। तो वहीं पब्लिक सर्वेंट की तरफ से किसी को सजा या संपत्ति जब्ती के बचाने के इरादे से गलत रिकॉर्ड को तैयार करना था। तो वहीं 5वीं धारा को खुद को चोट पहुंचाकर हमले का झूठा आरोप लगाना था, जिसके बाद तीस्ता के बारे में छानबीन की जरूरत खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की टिप्पणी की थी। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों पर एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को रद्द कर दिया था। इस याचिका को जाकिया जाफरी ने दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा था कि तीस्ता सितलवाड़ के बारे में और छानबीन की ज़रूरत है, क्योंकि तीस्ता इस मामले में
जाकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल गोपनीय ढंग से अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी। अपने हित के लिए तीस्ता ने चीज़ों को गढ़ा और कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता से तलवार इसलिए इस मामले में लगातार घुसी रही क्योंकि जाकिया एहसान जाफरी इस पूरे मामले में असली पीड़िता हैं। तीस्ता अपने हिसाब से उनको इस मुकदमे में मदद करने के बहाने उनको नियंत्रित करती रही, जबकि वह अपने हित साधने की गरज में बदले की भावना रखते हुए इस मुकदमे में न केवल दिलचस्पी ले रही थी बल्कि अपने मन मुताबिक चीज़ें भी घड़ रही थी। जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सिटी रवि कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गुजरात दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब क्लीन चिट दे दी थी। एहसान जाफरी की दंगों में मौत हो गई थी। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जाकिया जाफरी के पति तब कांग्रेस के विधायक रहे एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था। गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी भी मारे गए थे। एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने एसआईटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी, जिसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट में प्रदेश के उच्च पदों पर रहे दोनों को क्लीन चिट दी गई थी। एसआईटी ने राज्य के उच्च पदाधिकारियों की ओर से गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद हुए दंगे भड़काने में किसी भी साजिश को नकार दिया था। साल 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया की शिकायत खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। फैसले के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी के पीछे लेफ्ट गैंग पड़ा था। कांग्रेस और कुछ पार्टियों की मदद से अपनी दुकान चलाने वालों को आज बड़ा ही झटका लगा है। सच देश के सामने है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवार की मुंबई से गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि तीस्ता सितलवार के पीछे कौन सी ताकत थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तीस्ता के पीछे सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का हाथ है। तीस्ता सोनिया गांधी की तरफ से गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सदस्य थी। बीजेपी नेता ने बताया कि सोनिया गांधी के निर्देश पर केंद्र ने शिक्षा के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए मुहैया कराए थे, जिनमें तीस्ता ने मोदी जी को बदनाम करने के लिए पैम्पलेट छपवाने के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया था। अदालत ने भी माना है कि जो पैसे गरीबों के पास जाने थे उसका इस्तेमाल व्यक्तिगत और अपने उपयोगों के लिए किया गया था। तीस्ता एंड कंपनी ने इन पैसों का निजी इस्तेमाल किया था, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बुलेटिन में बात अब महाराष्ट्र में चल रही पॉलिटिकल फाइट की कर लेते हैं। इस पॉलिटिकल फाइट के बीच अब उद्धव ठाकरे की पत्नी ने मोर्चा संभाल लिया है। उद्धव ठाकरे की पत्नी ने बागी विधायकों की पत्नियों से फोन पर बात की है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स फाइट में जब उद्धव ठाकरे के रणनीतिकार और सलाहकार फेल हो गए, तब उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया है। रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को फोन कर उन्हें अपने पति से बात करने के लिए राजी करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत से जूझ रही है। विधायकों की बगावत के बाद महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शिवसेना एक तरफ बागियों के सख्ती से निपटने के संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ उनके मान मनोबल की कोशिश भी की जा रही है। बागियों को मनाने में शिवसेना के वरिष्ठ नेता और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी फेल हो गए हैं। अब इस पॉलिटिकल फाइट में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया है। रश्मि ठाकरे ने खुद शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों की पत्नियों को फोन घुमाया। बताया जा रहा है कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नी को फोन कर उनसे बात की है। रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को अपने पति से महाराष्ट्र संकट को लेकर बात करने के लिए राजी करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी विधायकों की बगावत के बाद से एक्टिव मोड पर हैं।
उद्धव ठाकरे ने भी कुछ बागी विधायकों से मैसेज के जरिए बात की है। बागी विधायकों का कहना है कि वह शिवसेना के साथ है। बागी विधायकों की ओर से शिवसेना के साथ होने को लेकर बयान लगातार आ रहे हैं, जिससे पार्टी के भीतर थोड़ी भ्रम की स्थिति बन गई है। उद्धव ठाकरे ने पहले भी कुछ विधायकों को गुवाहाटी के से मुंबई लौटने के बाद सरकार के समर्थन का भरोसा जताया था। उन्होंने कहा था कि कुछ विधायक हमारे मैसेज का जवाब दे रहे हैं। शिवसेना में अंदर खाने जहां बागी गुट के कुछ विधायकों को मनाने की कोशिश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी का रुख एकनाथ शिंदे और उनके हार्डकोर समर्थक माने जाने वाले कुछ विधायकों को लेकर सख्त भी हैं। एक दिन पहले ही शिवसेना की अर्जी पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने बागी गुट के एक नेता एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया था। बागी विधायकों ने संख्या बल का दावा किया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में शिवसेना और बागियों दोनों तरफ के बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की ओर से 16 विधायकों को अयोग्यता के नोटिस भेजे गए, जो कि दूसरी तरफ बागियों ने साफ कह दिया कि उन्हें अयोग्य ठहराया नहीं जा सकता। वह इसके खिलाफ कोर्ट जाने को तैयार हैं। बागी गुट का दावा है कि उनके पास शिवसेना के विधायकों में से 2/3 विधायकों का समर्थन है। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल को 38 विधायकों के साइन वाला पत्र भी भेजा था। तो कोलकाता के मल्लिक बाजार में एक युवक अस्पताल की 8वीं मंजिल से गिर गया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। उस युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोलकाता के मल्लिक बाजार स्थित एक निजी न्यूरोसाइंस अस्पताल की 8वीं मंजिल के छज्जे से शनिवार सुबह एक मानसिक रोगी गिर गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल वह सुबह अस्पताल की खिड़की से निकलकर छज्जे पर पहुंच गया था, तो वहीं दमकल कर्मी सीढ़ियों के सहारे उसे उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उतरने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बार बार वहां से कूद जाने की धमकी दे रहा था। करीब 1.5 घंटे का ये हाई वोल्टेज ड्रामा करने के बाद वह छज्जे से गिर गया, जिसके बाद गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला है कि वह अस्पताल की खिड़की से निकलकर अस्पताल के कार्निस पर पहुंच गया था। दमकल कर्मी उसे उतारने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, तो वहीं घटनास्थल पर काफ़ी भीड़ भी जुट गई, जिससे यातायात व्यवस्था बड़े पैमाने पर बाधित हुई। बार बार वहां से कूद जाने की धमकी युवक दे रहा था, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, जो कि आखिरकार घट गई। दमकल कर्मचारियों ने उसे बार बार उतारने के लिए मिन्नत कर रहे थे, लेकिन वह शख्स मान नहीं रहा था, जिसके बाद लैडर करीब आने पर वह नाराज हो जा रहा था और वहां से कूद जाने की धमकी बार बार दे रहा था। इसके कारण बार बार दमकल कर्मचारियों को लैडर को वहां से दूर ले जाना पड़ रहा था। छज्जे पर बैठकर मानसिक रोगी तरह तरह की हरकतें कर रहा था। कभी वह खड़ा हो जा रहा था और कभी बैठ जा रहा था, कभी पांव लटकाकर हिलाने लग रहा था। इस घटना में पूरा शहर अचंभे में था। घटनास्थल पर काफ़ी भीड़ जुट गई, इससे यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई। कोलकाता में जगह जगह जाम देखने को मिला। बता दें कि कुछ साल पहले भी इसी तरह हावड़े के गोलाबाड़ी थाना इलाके के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पास एक इमारत की छत पर एक युवक चढ़ा हुआ था और उसकी 5वीं मंजिल पर छज्जे के सहारे झूलने लगा और कभी उस पर सोने लगा। आसपास के लोगों ने इस नज़ारे को देखकर उसे नीचे उतारने की गुहार लगाई, लेकिन उस पर किसी की गुहार का असर नहीं हुआ। अंत में पुलिस और दमकल की मदद से उसे कड़ी मशक्कतों के बाद नीचे उतारा गया, जिसमें पुलिस ने युवक को मानसिक रूप से बीमार बताया और हावड़ा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। ऐसा ही मामला अब कोलकाता के मल्लिक बाजार में स्थित एक न्यूरो साइंस अस्पताल में देखने को मिला, जहां एक युवक 8वीं मंजिल के छज्जे से गिर गया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलेटिन के आखिरी में बात कोरोना मामलों की कर लेते हैं। आपको बता दें कि
पूरे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,739 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना की वजह से 25 लोगों की जान चली गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के केसों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार 26 जून के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 11,739 नए मरीज सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना संक्रमण से 25 लोगों की मौत भी हुई है। बीते एक दिन में कोविड-19 से 10,917 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। देश में अब एक्टिव केसों की संख्या 92,576 हो चुकी है। देश में कोरोना में के कुल मौतों का आंकड़ा अब 5,24,999 हो चुका है। देश में कुल रिकवरी केसों की संख्या बढ़कर 4,27,72,398 हो चुकी है। तो वहीं कोरोना की कुल संख्या 4,32,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। वहीं वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन का आंकड़ा 197,08,51,580 के पार पहुंच चुका है। देश में दिल्ली राजधानी की बात करें तो राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 666 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत दिल्ली में हुई है। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर अब 4,717 हो चुकी है। वहीं जबकि पॉजिटिविटी रेट 7.80% हो चुका है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।